चलिए आज हम पर्सनैलिटी देखते हैं। कि पर्सनालिटी में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की। ये एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए, एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्हें हर कोई पूजता है, हर कोई मानता है, हर किसी का रोल मॉडल ये है। अब हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम, ये इनका पूरा नाम था अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन। क्या नाम था? अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल पाकिर जैन अलाउद्दीन अब्दुल कलाम आजाद, ये इनका पूरा नाम था। पिता कौन थे? तो इनके पिता थे जैनुलाब्दीन मरायकायर। माता कौन थी? तो असीमा जैनुलाब्दीन। जब इनका जन्म हुआ था तो मरायकायर साहब ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा क्योंकि ये चूंकि एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, तो इनके पिता ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा बेटा कभी देश का राष्ट्रपति बनेगा, कभी इतना महान वैज्ञानिक बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या ऐसा व्यक्तित्व के रूप में उभर के आएगा जिसको पूरा विश्व चाहेगा। देश ने ये इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, इनके लिए विश्व भी इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकता। अब देखिए, तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। इनके गांव का नाम था धनुषकोडी और रामेश्वरम रामनामपुरम में ये आता है, और ये क्षेत्र है तमिलनाडु का। उस वक्त ब्रिटिश राज्य था जब इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली, और ये जब भारत के पूर्व राष्ट्रपति बने थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनको 25 जुलाई 2002 को इनको शपथ दिलाया गया था, और ये 11वें भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुनकर आए भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम। एक्चुअली इनको जब राष्ट्रपति, ये निर्वाचित राष्ट्रपति थे और इनको बीजेपी कांग्रेस दोनों का समर्थन प्राप्त था, इनको सर्वसहमति से चुना गया था। ये क्यों प्रसिद्ध हुए? तो ये सबसे पहले वैज्ञानिक के रूप में जाने गए, अभियंता थे और एक शिक्षक भी थे, क्योंकि इनका हॉबी था बच्चों से बात करना, बच्चों को शिक्षा देना, उनको उपदेश देना, अच्छी चीजें बताना। इनके बहुत सारे कोट्स भी हैं, बहुत सारे इनके सेंटेंस भी इन्होंने कहा जिसे आज लोग यूज करते हैं। इन्होंने इसी तरह का एक सेंटेंस कहा था, जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं। क्या कहा था? जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। कोई भी इंसान यदि अपने आप में सपने को पूरा करने की ठान ले तो एक दिन जरूर पूरा कर सकता है। इसी प्रकार इसी में इन्होंने क्या कहा था कि सपने वे नहीं है जो हमें सोने दे, सपने वे हैं जो हमें सोने ना दे, जो हमें जागते हुए भी आए। सपने सोने के बाद आए वे सपने नहीं है, जो हमें जागने के बाद आए, नींद नहीं हो फिर भी आए तो वो सपने हैं। अब ये बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ये लोग 5 बहन तथा 5 भाई थे, और 5 वर्ष की आयु में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण इन्होंने करने की शुरुआत की। इन्होंने रामेश्वरम के पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से ही शिक्षा की शुरुआत करी थी। यहां तक हम अंदाजा लगा सकते हैं इनके बारे में। ऐसा कहा जाता है कि इनके जो गणित के शिक्षक थे ये एपीजे अब्दुल कलाम को फ्री पढ़ाते थे, क्योंकि इनके पास उतना पैसा नहीं था कि ये ट्यूशन फी उनको दे पाए, तो सुबह पढ़ाते थे। उनके टीचर का कहना था कि जो सुबह मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा वो भी स्नान करके जो आएगा हम उसको ही पढ़ाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम सुबह 4 बजे उठते थे, डेली स्नान करते थे और फिर जाते थे अपने मैथ्स के टीचर के पास और वहां मैथ्स पढ़ते थे। एक बार की बात है कि हुआ क्या कि इनके विज्ञान शिक्षक इन्हें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा रहे थे, पक्षियों के बारे में बता रहे थे, बट वहां पे किसी विद्यार्थी को क्लास में समझ में नहीं आया। तो इनके शिक्षक ने क्या किया, सभी विद्यार्थियों को समुद्र के किनारे ले गए और वहां पे वो दिखाने लगे पक्षियों को प्रैक्टिकली कि कैसे वो उड़ रहे हैं, और दिखाते हुए उनको समझाते हैं कि कैसे पक्षियां उड़ रहे हैं। जब ये चीज सब लोग समझ जाते हैं विज्ञान कि कैसे पक्षी उड़ रहा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को लगता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को क्या लगता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को लगता है कि नहीं, विज्ञान का हम उपयोग कर सकते हैं, विज्ञान का फिर पक्षी कैसे उड़ रहे हैं इस चीज के बारे में हम वहां पे विज्ञान में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी तरह इन्होंने ठान लिया कि हम भी इसी तरह एक दिन उड़ेंगे, इसी तरह रॉकेट उड़ाएंगे, और यहां से इनके दिमाग में ये माइंड में आया। तो जब भी शिक्षक पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, तो लोगों को उनसे अच्छी बातें समझ में आती है। इन्होंने पढ़ने के लिए अखबार का वितरण भी किया था।
एपीजे अब्दुल कलाम जब पढ़ाई कर रहे थे तो ये अखबार भी बांटते थे, अखबार का वितरण किया ताकि कुछ इनकम हो जाए और उससे पढ़ाई हो। 1950 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से स्नातक ग्रेजुएशन पास किया। कब पास किया? 1950 ईस्वी में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या किया? स्नातक की परीक्षा इन्होंने पास करी थी। अब हम इसके बारे में और कहानी इनके बारे में चलिए, तो हम इनके एपीजे अब्दुल कलाम के कार्य के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने डीआरडीओ में अपनी सेवा दी थी। भारत की एक संस्था है, इनका डीआरडीओ का पूरा नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास। ये बम से रिलेटेड या कोई भी रक्षा संबंधी रिलेटेड उपग्रह सैटेलाइट रिलेटेड कार्य को करती है। इसरो में भी इन्होंने सेवा दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इनका सपना था कि भारत 2020 तक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब अंतरिक्ष के रूप में, अंतरिक्ष स्पेस जो साइंस होता है वहां में भारत का एक अच्छा स्थान हो, भारत एक अच्छे रूप में आए। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल का तथा प्रक्षेपण यान के विकास हेतु मिसाइल मैन का नाम दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया था? बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया, बैलिस्टिक मिसाइल बनाया तथा उसका प्रक्षेपण यान के विकास हेतु, मतलब बैलिस्टिक मिसाइल बनाया, उसको कैसे हम लॉन्च करेंगे उसके लिए मिसाइल बनाया, और इसलिए इन्हें एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन का नाम दिया गया। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। 1998 ईस्वी में पोखरण में परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका, ये सबसे बड़ी बात है और ये उपलब्धि शायद ही कोई भारतीय भूल पाएगा, क्योंकि 1998 में शायद एपीजे अब्दुल कलाम ना होते तो शायद हम परमाणु परीक्षण में सफल हो पाते, क्योंकि इसमें इनकी अहम भूमिका थी। इससे पहले भी 1974 में इंदिरा गांधी के समय में पोखरण 1 के नाम से एक परीक्षण हुआ था, जिसको ऑपरेशन बुद्धा नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? ऑपरेशन बुद्धा। जब हमारे पास परमाणु बम तो था लेकिन परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन 1998 में उसका परीक्षण किया गया। एक्चुअली हुआ क्या था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि परीक्षण कीजिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम उसमें हेड थे, जो परमाणु परीक्षण की टीम थी। लेकिन प्रॉब्लम इस बात से था कि अमेरिका ने 4 उपग्रह हमारे ऊपर छोड़े हुए थे जो हम पे नजर रख रहा था, और उसके अलावा सीआईए थी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। भारत की खुफिया एजेंसी क्या है? तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, रिसर्च एंड विंग्स है। और दुनिया की सबसे तेज तरह खुफिया एजेंसी किसको मानी जाती है? तो मुसाद को मानी जाती है, जो किस देश की है? तो मुसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है। भारत पर नजर रखने के लिए उन्होंने 4 उपग्रह और सीआईए का उपयोग किया अमेरिका वालों ने। लेकिन भारत ने क्या दिमाग लगाया? देखिए, सबसे पहले भारत ने क्या किया? सबसे पहले पूरे देश में समाचार फैला दिया और पूरे देश से सेनाओं को वहां पे बुलाया गया था। किसको बुलाया गया था? सेनाओं को। बहुत सारी सेनाएं वहां पे पहुंची और कहा कि ये सैन्य अभ्यास है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सैन्य अभ्यास के लिए वहां पे बहुत सारे गड्ढे खोदे गए, बहुत सारे घर बनाए गए, मकान बनाए गए, वगैरह वगैरह सारी चीजें। और बम जो था वो ट्रक पर लाद के ले जाया गया वहां पे, और सारे जितने भी साइंटिस्ट थे वो सेना की वर्दी में गए थे। उसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, और वहां पे उन्होंने कोड भाषा का उपयोग किया, जिस भाषा के उपयोग से उनकी पकड़ दूसरों पे ना हो। सैटेलाइट भी भारत के जो यहाँ पे पहुंचे थे साइंटिस्ट या जो भी सेना या जो भी इनमें मदद कर रहे थे, उन्होंने सैटेलाइट साथ में सीआईए को चकमा दे दिया। हुआ यूं था कि वहां पे परीक्षण के दौरान अमेरिका को इसकी भनक लग गई थी कि यहाँ पे हम परीक्षण करने जा रहे हैं, भारत परीक्षण करने जा रहा है। तो अमेरिका ने क्या किया? सैटेलाइट जो हमारे ऊपर से गुजर रहा था उसका टाइम घटा दिया, अब समय घटा दिया। तो भारत वालों ने क्या किया? तो एपीजे अब्दुल कलाम अटल बिहारी वाजपेयी को बोले कि आप वेदर कंडीशन के तहत अलाउ करा दीजिए, ये अनाउंस करा दीजिए कि जो मौसम है ये राजस्थान का मौसम, एक्चुअली पोखरण जो है ये राजस्थान में है, पोखरण जो राजस्थान का मौसम खराब होने वाला है, पोखरण का मौसम खराब होने वाला है, यहाँ पे चक्रवात आने वाले हैं, धूल उड़ने वाला है। यही हुआ, नेशनल मीडिया में ये बात आ गई। तो इसी बीच क्या किया? इन्होंने प्रक्षेपण कर दी, इन्होंने इसका प्रयोग किया और इसका ट्राई किया, इसका उपयोग किया। किस चीज का? तो इस चीज का उपयोग किया कि पोखरण में कभी भी किसी भी तरह से ये बात पता ना चले कि हम वहां पे टेस्ट करने गए हैं परमाणु बम का। और अमेरिका को इस बात की भनक भी नहीं लगी, पूरे विश्व को भनक नहीं लगी कि हमने वहां परमाणु परीक्षण कर लिया। और परमाणु परीक्षण इस प्रकार सफल हुआ। तो इसमें से परमाणु परीक्षण को सफल बनाने में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत बड़ा हाथ था, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, संगठनात्मक रूप से हो, सेनाओं के रूप में हो या साइंटिस्ट के रूप में हो, जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमें एक परमाणु संपन्न देश के रूप में बनाया। सेना की वर्दी में वहां पे लोग थे। तो जब लोगों ने सवाल किया
कि आप परमाणु टेस्ट क्यों कर रहे हैं? भारत जो है वसुंधै कुटुंबकम के रास्ते पे चलने वाला देश है, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, शांति अहिंसा के देश पे चलने वाला देश है, गांधी जी के द्वारा दिखाए गए अहिंसा के रास्ते पे चलने वाला देश है, तो आपने परमाणु टेस्टिंग क्यों किया? जब ये क्वेश्चन किया गया तो एपीजे अब्दुल कलाम का बड़ा ही शानदार जवाब था कि हम दुनिया में शांति चाहते हैं, भारत शांति का पक्षधर है, भारत शांति चाहता है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है, इसलिए हम शक्ति संपन्न बनने के लिए परमाणु बम का क्या किए? टेस्ट किए कि हमारे पास भी परमाणु बम है। इनका सबसे बड़ा खासियत कि ये एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में थे जिन्हें कोई मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखता था, धर्म के आधार पर नहीं देखता था, जाति के आधार पर नहीं देखता था, एक महान व्यक्तित्व के आधार पर देखता था। एपीजे अब्दुल कलाम एक महान व्यक्ति थे। भगवत गीता और कुरान दोनों इन्होंने पढ़ा था। भगवत गीता और दोनों कुरान ये दोनों पढ़ते थे। ये मंदिरों में भी जाया करते थे। ये शाकाहारी थे, जीवन भर कभी इन्होंने मांस मछली मीट वगैरह नहीं खाया। ये क्या थे एपीजे अब्दुल कलाम? तो ये पूरी जीवन शाकाहारी थे। ये इतने महान व्यक्तित्व थे, इनके व्यक्तित्व को देख के लोगों को सीखना चाहिए कि इन्होंने देश को कितना कुछ दिया और ये कितने महान व्यक्तित्व के रूप। अब देखिए एपीजे अब्दुल कलाम जो थे इन्होंने किससे सीखा था? तो इनका एक्सपीरियंस जो मिला था ये विक्रम साराभाई, इनका एपीजे अब्दुल कलाम का जो एक्सपीरियंस मिला था वो विक्रम साराभाई, सतीश धवन और ब्रह्म प्रकाश इन लोगों से इन्होंने सीखा था। और ये भारत के इतिहास में बहुत बड़े वैज्ञानिक के रूप में आए। एपीजे अब्दुल कलाम इनके संपर्क में रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को अभी तक क्या क्या पुरस्कार दिया गया? तो बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं। हम उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार के बारे में देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का कुछ प्रमुख पुरस्कार जो उनको दिया गया है उस बारे में हम यहाँ पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इतने अच्छे व्यक्तित्व थे कि इनके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है, बहुत अच्छे थे। देखते हैं सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम की जो 79वीं जन्मदिन थी, 79 जो इनके जन्मदिन था, 79वें जन्मदिन को यूएन ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। दैट मीन्स 15 अक्टूबर को यूएन ने विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया। क्यों? क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम विद्यार्थी से जुड़े थे। एक इंटरेस्टिंग बात है, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जब इनको इन्फॉर्म करना चाहा कि आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, तो इनसे जब इन्फॉर्म करना चाहा तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोले? उस समय क्लास ले रहे थे, तो इन्होंने कहा कि अभी क्लास ले रहे हैं, अभी फोन में बात नहीं कर सकते, आप चल जाइए। फोन जो लेके आया था। थोड़ी देर बाद इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की थी। अब देखते हैं तो विश्वविद्यालय जितने हैं लगभग 40 से ऊपर विश्वविद्यालय ने इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। 1981 में पद्म भूषण इनको दिया गया। एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण दिया गया था, 1990 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1997 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न चूंकि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, विश्व का नोबेल पुरस्कार है, तो ये भारत रत्न किनको दिया गया था? एपीजे अब्दुल कलाम को दिया गया था। 2005 में स्विट्जरलैंड ने इनके आगमन पर 2005 में स्विट्जरलैंड ने, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम स्विट्जरलैंड जाने वाले थे 2005 में, तो 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। इनके आगमन को देखते हुए स्विट्जरलैंड ने 26 मई को क्या मनाया? विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। 2013 में वॉन ब्राउन अवार्ड से ये सम्मानित किए गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम एक साक्षात रूप से एक साधारण पुरुष तो नहीं थे, बहुत ही मेहनत करके वो आगे बढ़े थे और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर हम लोगों के सामने आए और हम सबके लिए उन्होंने एक मिसाल कायम की। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को। 27 जुलाई 2015 को उनकी मृत्यु हुई थी। तब उनकी उम्र 83 वर्ष की थी। एक्चुअली वो उस समय भी स्पीच देके निकल रहे थे। स्पीच देने के दौरान ही उनको दौरा पड़ा था दिल का, जिस कारण उनकी मौत हो गई थी और उनकी मृत्यु शिलोंग में हुई थी, जो मेघालय में है। आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की मौत होने के बाद पूरा देश शोक में डूब गया था। हमने एक ऐसे रत्न को खो दिया था जिसने भारत को बहुत कुछ दिया था, हमको मजबूत किया था और वो एक सही में व्यक्तित्व के रूप में उभर के आए। और इसीलिए कहते हैं कि उनकी सफलता असफलता उनकी मेहनत में थी। वो बार बार कहते थे कि लोग जो है वो असफल होने से मत डरिए, सफलता के पीछे इस कदर भागिए कि असफल हो जाइए कोई बात नहीं, अपने फेल्यूर से सीखिए और फिर आगे उसी को बढ़ते हुए कार्य के रूप में कीजिए। तो एपीजे अब्दुल कलाम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।